महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी नाम का गठबंधन 3 पार्टियों का बना है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। और इस गठबंधन के जनक हैं एनसीपी के नेता शरद पवार। लेकिन हाल ही में लॉन्च हुई उनकी आत्मकथा को अगर पढ़ें तो ये पता चलता है कि वे जो बाकी के 2 घटक दल हैं, शिवसेना और कांग्रेस, उससे काफी नाखुश नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ शरद पवार ने काफी तीखी टिप्पणियां की हैं। यही नहीं, महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने निशाने पर लिया है। कोई शख्स सार्वजनिक तौर पर अपने ही साथियों के खिलाफ भड़ास तब निकालता है, उनकी निंदा तब करता है, उनके खिलाफ कड़वे शब्द तब बोलता है जब वो उनसे बेहद नाखुश हो और उनके साथ अपने रिश्ते आगे बरकरार रखने को लेकर उत्सुक ना हो। शरद पवार की आत्मकथा को पढ़कर यही संकेत मिलते हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने से पहले की प्रक्रिया और सरकार बनने के बाद जो कुछ भी हुआ, शरद पवार उससे नाखुश नजर आते हैं और अपनी आत्मकथा में उन्होंने महाविकास आघाड़ी के 2 घटक दल शिवसेना, कांग्रेस के खिलाफ काफी तीखे प्रहार किए हैं। 2 मई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में एनसीपी अध्यक्ष के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की, जब मौका था उनकी राजनीतिक आत्मकथा लोक माझे संगति के लोकार्पण का। इस्तीफे की खबर से महाराष्ट्र की सियासत में जो भूकंप आया, उसमें वे तमाम विस्फोटक बातें दब गई जो कि पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखी हैं। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर कई कड़वे प्रहार किए। पवार ने लिखा कि अगर शिवसेना के बारे में मेरा मत सुने तो मैं कहूंगा कि ये पार्टी वक्त वक्त पर भले ही जोर लगाकर अपनी बात रखती हो, लेकिन इसका वैचारिक आधार इतना मजबूत नहीं है। शिवसेना के इतिहास पर अगर नजर डालें तो राजनीति के लिए जरूरी लचीलापन उसने बार बार दिखाया है। आपातकाल लगाए जाते वक्त शिवसेना ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था और 1980 के चुनाव में शिवसेना इंदिरा कांग्रेस के साथ खड़ी थी। इसके बदले शिवसेना को विधान परिषद में 2 विधायक भी मिले थे। मुस्लिम विरोध और दलित विरोध ये शिवसेना की विचारधारा का एक पहलू था, लेकिन जैसा कि नजर आता है ये उतना तीव्र नहीं था। अपनी किताब में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बर्ताव पर भी टिप्पणियां की हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे का सिर्फ 2 बार मंत्रालय जाना हमें ज्यादा रास नहीं आया। बाला साहब के साथ बातचीत के दौरान जो सहजता रहती थी, वैसी ही सहजता उद्धव के साथ बातचीत के दौरान नहीं थी। उनकी तबीयत का ध्यान रखते हुए, डॉक्टर से मिलने के वक्त का ध्यान रखते हुए ही उनसे मुलाकात का वक्त तय करना पड़ता था। पवार उद्धव के बारे में आगे लिखते हैं कि राज्य के प्रमुख को राज्य में होने वाली हलचल की खबर रखनी चाहिए, उस पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए, कल क्या होगा इसका अंदाजा लगाने की क्षमता होनी चाहिए और उसके मुताबिक आज क्या कदम उठाने हैं ये तय करने की राजनीतिक चतुरता होनी चाहिए। लेकिन इन सब मामलों में हमें कमी महसूस हो रही थी। राजनीति में सत्ता बरकरार रखने के लिए तेजी से हरकत करनी पड़ती है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने से पहले पैदा हुए घटनाक्रमों के पहले पड़ाव में ही उद्धव ने हार मान ली। कोरोना महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे के बर्ताव पर शरद पवार ने टिप्पणी की। पवार ने लिखा कि उद्धव ठाकरे प्रशासन के संपर्क में थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और राष्ट्रवादी के सारे मंत्री प्रत्यक्ष मैदान में सक्रिय थे। शरद पवार ने शिवसेना में हुई बगावत के लिए भी एक तरह से उद्धव ठाकरे को ही जिम्मेदार ठहराया। पवार ने लिखा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने से शिवसेना में ही तूफान आ जाएगा, इसका अंदाजा हमें नहीं था। शिवसेना में हुए असंतोष के इस विस्फोट को शांत करने में शिवसेना का नेतृत्व कम पड़ गया। संघर्ष के बिना उद्धव ठाकरे के इस्तीफा दिए जाने से महाविकास आघाड़ी की सत्ता खत्म हो गई। तो देखा आपने कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी इस किताब में गठबंधन के अपने पार्टनर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर तीखे निशाने साधे, लेकिन उनके शब्दों के वार से गठबंधन का दूसरा पार्टनर यानी कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं बच सकी। जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनाए जाने को लेकर चर्चा चल रही थी, उस दौर की बात करते हुए शरद पवार ने कांग्रेस पर भी काफी तीखे प्रहार किए। पवार ने लिखा कि कांग्रेस ने हारी हुई मानसिकता के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन मेरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के आक्रामक प्रचार का फायदा कांग्रेस को भी हुआ। इस वजह से उनका संख्या बल गिरने के बजाय थोड़ा सा बढ़ा ही। कांग्रेस को सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी, इसका अंदाजा आने के बाद उन्होंने दबाव की राजनीति करनी शुरू कर दी। विपक्ष की एकता का सबसे मजबूत केंद्र बिंदु कांग्रेस है, ये बात निर्विवाद है, लेकिन बाकी पार्टियों को साथ लेते वक्त जब उनको महत्व देने की बात होती है, तब कांग्रेस को उसकी
देशव्यापी शक्ति का साक्षात्कार होता है। कांग्रेस की इसी अहंकारी प्रवृत्ति पर एक इंटरव्यू में मैंने उंगली उठाई थी। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को लेकर चर्चा में संयम की परीक्षा हो रही थी। आपको याद होगा कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने को लेकर चर्चा चल रही थी, तब एक सुबह यानी कि 23 नवंबर 2019 की सुबह अचानक अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी एनसीपी से बगावत करके। तो उस बगावत का ठीकरा भी शरद पवार ने अपनी इस किताब में कांग्रेस के ऊपर ही फोड़ा है। शरद पवार ने लिखा है कि सरकार बनाने की कसरत के वक्त कांग्रेस के साथ साफगोई के साथ चर्चा नहीं हो रही थी। कांग्रेसी नेताओं के अड़ियल रवैये की वजह से रोज कोई ना कोई नया विघ्न आ रहा था। हम बड़े सामंजस्य के साथ कांग्रेस को सुन रहे थे, लेकिन उनका रवैया अड़ियल टट्टू की तरह था। तीनों पक्षों की बैठकों के सिलसिले के दौरान एक बैठक में मुझे भी संयमित रहना मुश्किल लगा। इसके आगे कुछ बोलने का अर्थ नहीं है, ऐसी मेरी भावना हो गई थी। मैंने तक संयम खो दिया। ये देखकर हमारे गुट को आश्चर्य हुआ। अजीत के चेहरे पर भी कांग्रेस के नेताओं के प्रति नापसंदगी दिख रही थी, इसलिए मैं बैठक से बाहर निकल आया। मेरे पीछे पीछे अजीत पवार भी चर्चा छोड़कर बाहर आ गए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा उसकी आशंका नहीं थी। अजीत भावुक हैं और उसने चिड़चिड़ा कर ऐसा कदम उठाया होगा, ऐसा मेरा अंदाज था। यहाँ टाइमिंग पर गौर कीजिए। शरद पवार की ये विस्फोटक आत्मकथा उस दिन रिलीज हुई जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना और कांग्रेस को इतना भला बुरा कहने के बाद अब महाविकास आघाड़ी का आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।